धन्यवाद माननीय संचालक सर। आज 18 अक्टूबर 2025 ये जो मंडल स्तरीय का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा है वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, ये आज अयोध्या मंडल में ये कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। इसमें मंचासीन साथी माननीय धर्मेंद्र मौर्य सर, प्रदेश प्रभारी वाम से उत्तर प्रदेश, माननीय चाँद मोहम्मद सर, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली, माननीय चौधरी विकास पटेल सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली, और हमारे बीच में उपस्थित है मूल निवासी बहुजन नायक माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम से भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली। आप सभी मंचासीन साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और आप 5 जिला से साथी उपस्थित है इस मंडल स्तरीय कार्यक्रम में। मैं आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस प्रोग्राम में, और आप सभी को मेरा अभिवादन। जय मूल्यवासी साथियों, आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ये जो उत्तर प्रदेश में निरंतर चल रहा है कार्यक्रम मंडल स्तर का, साथियों ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसमें साथियों इस देश की जो परिस्थिति है, जो हालात है, जो कंडीशन है, कहीं जूता फेंका जा रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं गैंग रेप हो रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही है, कहीं पेपर लीक हो रहा है, और कहीं जो एग्जाम है, एग्जाम में धांधली हो रही है। इस तरह के साथियों ये देश भर में आजादी के 78 साल हो गए, और इस देश में लोकतंत्र लागू हुए 75 साल हो गए, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में साथियों लोगों के ऐसे हालात हैं। साथियों कांसीराम साहब कहते हैं, इफ यू वांट जस्टिस बी द रूलर, न्याय चाहिए तो शासक बनो। आज हमारे लोग अकेले अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर समस्या आ रही है वो लड़ रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है। क्यों नहीं न्याय हो रहा है? क्योंकि वो शासक नहीं है। कांसीराम साहब कहते हैं कि न्याय चाहिए तो शासक बनो, जो शासक नहीं उसके बहन बेटी सुरक्षित नहीं। तो साथियों आज जो भारत में जो ब्राह्मणी व्यवस्था है वो अन्याय अत्याचार पर ही टिकी हुई है। इसलिए साथियों ये अन्याय अत्याचार वाली व्यवस्था हम दूर करना चाहते हैं। ये जो मंडल का कार्यक्रम चल रहा है, तो ये इसका उद्देश्य है साथियों कि चलो गांव की ओर। ये चलो गांव की ओर ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है? क्योंकि हमारे लोग अपने वोट के प्रति जागृत नहीं है। उनके जो वोट की वैल्यू है, वो एक वोट की जो वैल्यू है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। तो लोगों को अपने वोट की वैल्यू नहीं पता है। इसलिए साथियों हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों को गांव की तरफ जो है गांव में जाने की जरूरत है, मीटिंग करने की जरूरत है, और जो लोगों को वोट की वैल्यू नहीं मालूम है, नहीं पता है, उनको जो है जागृत करने की जरूरत है। क्योंकि अगर जो लोग हैं, लोग जागृत हो जाए अपने वोट के प्रति, अपने वोट की वैल्यू जिस दिन अपने मूल निवासी बहुजन समाज के लोग समझ गए, मैं कहती हूँ कि ईवीएम जो है, ईवीएम की ऐसी की तैसी हो जाएगी। जिस दिन वोट की वैल्यू हमारे लोगों को मालूम हो गया, उस दिन जो ईवीएम है, ईवीएम की ऐसे की तैसी हो जाएगी। इसलिए साथियों सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से
जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, साथियों, सप्ताह में एक दिन का समय, अगर सप्ताह में एक दिन के समय में एक मीटिंग अगर आप करते हैं, एक कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, अगर एक मीटिंग करते हैं साथियों, हमारा बहुत बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा। जो हमारा उद्देश्य है, जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, तो मीटिंग करने से ही 4 लोग 10 लोग गांव में जाइए, मैं कहती हूँ बिना प्लान के जाइए। आप गांव में पहुंच गए, कोई प्लानिंग ना हो, 5 मिनट में ही गांव के लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं और आधे 1 घंटे 2 घंटे में ही आपकी मीटिंग खत्म हो जाती है। एक दिन में 4 मीटिंग किया जा सकता है। तो साथियों, ये काम जो है सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को करने की जरूरत है। सप्ताह में अगर संडे का टाइम मिलता है तो संडे में करना चाहिए, और कोई छुट्टी मिलती है सप्ताह में तो उस छुट्टी के दिन करना चाहिए साथियों। तो हम जो हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। साथियों, ये मीटिंग का प्रोग्राम आप सभी साथी करेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि समय अभाव है। इसी के साथ मैं मेरी बातों को विराम देती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अनुपम रंजन मैडम, आप राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ नई दिल्ली से। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमती पूनम कौशल मैडम, जिला अध्यक्षा राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ फैजाबाद। मैडम, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समय को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात रखेंगी। श्रीमती पूनम कौशल। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं मेरी बात को शुरू करने से पहले इस बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और वीरांगनाओं को नमन करती हूँ, और मैं साथ ही आप सभी बहनों को भी मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के अपने घरों से निकलकर यहाँ पे आई किसी उद्देश्य और मकसद के लिए। और मैं इस तीसरी आजादी के नायक, बहुजन मूल निवासी नायक माननीय मामन मेश्राम साहब को भी मैं स्वागत करती हूँ। और मैं समय ज्यादा नहीं है क्योंकि वक्ता भी बहुत ज्यादा है और मुझे साहब को भी सुनना है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं अपना समय साहब को ही देना चाहूंगी। मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगी कि आप सब महिलाएं अपने घरों से निकल के यहाँ आई हैं किसी उद्देश्य और मकसद को लिए। साहब ने जैसे कहा कि हमारी समस्याओं का समाधान गांव में है, क्योंकि बहुसंख्यक जो आबादी जो शहरों में रह रही वो कहीं चक्काचौंध में खोई हुई है, लेकिन जो गांव की आबादी है, जो मेहनत कश है, सबसे ज्यादा शोषण गांव में हो रहा है, हमारी महिलाओं को हो रहा है। हमें गांव तक की इस संगठन का विस्तार करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो, समस्या का समाधान तभी होगा जब हमारी जनगणना होगी, जाति आधारित जनगणना होगी। और जाति आधारित जनगणना को रोकने का काम कौन कर रहा है? आरएसएस, बीजेपी और ईवीएम। अगर आप चाहती हैं ईवीएम को हटाया जाए, आरएसएस को बैन किया जाए, हमारे समाज की महिलाओं से जुड़ी सारी समस्याएं, पुरुषों से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान हो, तो हमें ईवीएम को हटाने की लड़ाई लड़नी होगी और बूथ स्तर तक जाकर लड़नी होगी। यहाँ पे हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं। आप हर दिन किसी न किसी चीज को आप देखती ही परेशान होती हैं और आप सोचती हैं काश मेरी समस्या का समाधान करने के लिए कोई आए। तो ये जो कार्यक्रम लगाया गया है, कार्यकर्ता स्तर की कार्यक्रम इसीलिए लगाया गया है कि हमारी माताएं बहनें सोच रही है कि हमारी समस्या का समाधान हो, तो आपको समस्या का समाधान करने के लिए संगठन से जुड़ना भी होगा। जब तक आप संगठन की ताकत को नहीं समझेंगी, संगठन से नहीं जुड़ेंगी, आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत सारी हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं। आप देखिए कि वो जो बहन बेटियां बच्चियां हैं
वो कहीं ना कहीं सिर्फ घरों तक सीमित है, वो घरों में सीमित है। क्योंकि हमारा समाज की महिलाएं और पुरुष कहता है अरे बहनी बच्ची तो घर ही तक रहो, बहरे ना निकलो। तो जो बाहर नहीं निकलती है और घरों में रहती तो क्या वो सेफ है? सेफ है? समाज में निकलने वाली, समाज के लिए चलने वाली, लड़ने वाली महिलाएं जरूरी नहीं कि वो चरित्रहीन हो, सिर्फ उसे समाज बदनाम करता है। तो आपको बता दें कि हमारे समाज की तमाम वीरांगनाएं, माता सावित्री बाई फूले, माता रमाबाई, माता फातिमा शेख, माता नांगेलिक, ऐसी तमाम महिलाएं हुई जिन्होंने अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए तमाम प्रकार के आरोपों को झेला है। तो हमें भी आरोपों की चिंता नहीं करनी है, हमें अपनी समस्या को देखना है और समस्या का समाधान करना ही होगा। वर्तमान में जो हमें नेतृत्व मिला है माननीय मोहम्मद निशान साहब के रूप में, दोबारा भविष्य में हमें मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और न इसकी कोई गारंटी आप कर सकते हो कि भविष्य में आपके अधिकार की लड़ाई कोई लड़ने वाला होगा। तो ये समय हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है, स्वर्णिम अवसर है कि जो हमारे लिए अपना दिन रात, अपना पूरा समय समाज को दे रहे हैं। वो 24 घंटे 365 दिन सड़कों पे होते हैं हमारे लिए, आपके लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। समय कम है, वक्त बहुत ज्यादा है, हमें साहब को भी सुनना है, इसलिए हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। आप लोग इस पर विचार करेंगी और यहाँ से हमारी बहनें जाने के बाद में यहाँ से जो भी बातें बताएंगी उसको अमल में लाने का प्रयास करेंगी। अपने जिले के जो भी नेतृत्व महिलाएं हैं, जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, या जो भी बहनें आपको यहाँ तक लाने की जिम्मा उठाई है, आप उनके माध्यम से अपना नाम जरूर रजिस्टर्ड करेंगे ताकि आप इस संगठन से जुड़ के अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सके। आपने हमको बोलने का अवसर दिया, इसलिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मुनाफिक। धन्यवाद आयुष्मती पूनम कौशल मैडम, आप जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ फैजाबाद से। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में उपस्थित हैं आयुष्मती पुष्पा गौतम मैडम, आप मंडल अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ फैजाबाद से। मैडम, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए और कम समय में अपनी बात रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, आदरणीय मंच पे मंचासीन आदरणीय पवन मिश्राम साहब, चौधरी विकास पटेल सर, मैं शंकर कौशल सर और आदरणीय चांद मोहम्मद साहब, आप सभी का सादर अभिवादन करते हुए मैं विषय पे छोटी बात रखना चाहती हूँ। आज का जो विषय रखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साथियों, अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आप सभी को बताई हैं इस विषय पे। तो जो सारी समस्याएं हमारे देश में उत्पन्न हो रही है, चाहे वो महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो, या हमारी शिक्षा पे प्रहार हो, या हमारे ओबीसी भाइयों की गिनती नहीं हो रही है, सारी समस्याओं की जड़ ईवीएम है। और ईवीएम के द्वारा ही हमारे शासक वर्ग, जो हमारा दुश्मन वर्ग है, हम पे शासन कर रहा है। तो ईवीएम ही सारी समस्याओं की जननी है और इस ईवीएम का इंतजाम करने के लिए मूल निवासी नायक आदरणीय पवन मिश्राम संघर्ष कर रहे हैं। हमें उनका साथ सहयोग कर करके इस आंदोलन को सफल बनाना होगा, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। और आपको बता दें कि आज तक इस देश में बहुत सारे संगठन महापुरुषों के नाम पे चलाए जा रहे हैं, लाखों संगठन इस देश में चलाए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वामसेप नाम का जो संगठन है और उसके आउटफुट विंग है, जैसे भारत मुक्ति मोर्चा और भी आउटफुट विंग जो बनाए गए हैं, उनके द्वारा ही हम सबको दोस्त और दुश्मन की पहचान
बताई जा रही है, हमारा दुश्मन निर्धारित है। ये और किसी संगठन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। दुश्मन के साथ मिलकर के अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो हम अपनी लड़ाई हार जाएंगे। इसीलिए हमको दोस्त और दुश्मन की पहचान करते हुए इस ईवीएम मशीन के विरोध में जो लड़ाई आदरणीय मूल निवासी नायक वामन विश्राम साहब के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, इस लड़ाई को हम लोग सफल करेंगे। इस देश में हमारी ही शासन सत्ता आएगी, ऐसे आप लोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको आभार, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मती पुष्पा गौतम मैडम। साथियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित है माननीय जितेंद्र राजभर, प्रदेश अध्यक्ष बीएमपी युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश। सर, आप आइए और विषय पर अपनी बात रखिए। माननीय जितेंद्र राजभर सर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले मूल निवासी बहुजन समाज को आजाद करने के लिए जिन महापुरुषों ने अपनी जवानी जिंदगानी लगाई, उन सभी महापुरुषों को सदा समर्पित करता हूं। साथ ही साथ आज इस मंडल स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन विश्राम साहब और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौधरी विकास पटेल सर और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए पूरे मंडल से उपस्थित मूल निवासी साथियों, आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, विषय पे आदरणीय वामन विश्राम साहब को सुना जाएगा, लेकिन कुछ बातें कर रखना चाहता हूं। जो पहला विषय है साथियों, तो ओबीसी की जात आधारित जनगणना का जो मामला है और साथ ही साथ अन्य जो समूह है, जो जाति है, उनकी भी जात आधारित जनगणना करने का मुद्दा है साथियों, इस देश में अभी बताया जा रहा है कि आजादी के 78 साल बीत गए और संविधान लागू हुए 75 साल बीत गए साथियों। लेकिन साथियों, अंग्रेजों के जमाने में हम गुलाम थे, और जब गुलाम थे और जो गुलाम बनाने वाले लोग थे वो अंग्रेज थे। अंग्रेजों की सामाजिक न्याय व्यवस्था क्या थी कि इस देश में जिनके पेट में भूख है उनकी जानकारी हासिल करने के लिए वो प्रत्येक 10 साल में हमारी जात आधारित जनगणना करते थे। उनकी सामाजिक न्याय व्यवस्था क्या थी? जो गुलाम बनाए अपने गुलामों के साथ न्याय करने के लिए वो प्रत्येक 10 साल में वो जात आधारित जनगणना करते थे। लेकिन साथियों, हम आजाद भारत में जी रहे और संविधान लागू है, लोकतंत्र है, लेकिन आजादी के 78 साल बीत गए। आप जानिए 1931 में ओबीसी की जात आधारित जनगणना हुई, उसके बाद 41 में होना चाहिए था। 41 में आजादी के आंदोलन तेज हो गए, नरसिंहा राव बनते, वो भी हमारी जात आधारित जनगणना नहीं कराए। पीवी नरसिंहा राव के बाद बीजेपी की सरकार बनती है, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है और वो भी हमारी जात आधारित जनगणना नहीं की। 2001 के बाद पुनः कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस के सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप जानिए जिस संगठन के माध्यम से आप लोग बैठे हैं, आप जानिए दिल्ली में 5 लाख लोगों को रामलीला मैदान में उतारा गया और जात आधारित जनगणना के लिए सदन में कुर्सी तक चले, लेकिन डाइवर्ट करते हैं साथियों, क्योंकि ये समाज भोलुआ समाज है, इनको भूलने की आदत है, ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और जब जात आधारित जनगणना का मुद्दा सदन में चल रहा था तो अन्ना टोपी लगाकर हमारे लोगों को अन्ना बना दिया और पूरे रोड पर हमारे लोग अन्ना बन गए। लेकिन साथियों, उस समय डाइवर्ट किया गया, उस समय भी हमारी जात आधारित जनगणना नहीं की गई और आर्थिक आधार पर जनगणना की गई, उसका खुलासा नहीं किया गया। लेकिन साथियों, आप जानिए कांग्रेस 2011 में जनगणना नहीं किए, फिर हमारा भोलुआ समाज भूल गया और 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए तो यही प्रधानमंत्री जी क्या बोले कि अब की ओबीसी का प्रधानमंत्री बने। अभी हमारी बहन बता रही थी कि आप जानिए इस देश में सबसे बड़ी समस्या यदि बहुजन समाज का है तो क्या है, ये अपने वोट के वैल्यू को नहीं समझता। ये समाज अपने वोट को भावनाओं में देता है।
चाय समोसे पे बेचता है, सीसी और साड़ी पर बेचता है, ये वोट की कीमत को नहीं समझता। लेकिन आप जानो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कठिन परिश्रम करके अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान करके आपको वोट का अधिकार दिए। लेकिन ये समाज भलुआ समाज है, अपने वोट को वैल्यू को नहीं समझता और भूल जाता है और वोट बेचने का काम करता है। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो क्या बोले? ओबीसी का प्रधानमंत्री बनेगा, ये समाज ओबीसी का प्रधानमंत्री बनेगा, हमारी जातधारी जनगणना करेगा। इसके चक्कर में वोट देने का काम किए। लेकिन जब वोट देने का काम किए और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको जनगणना करना चाहिए था, लेकिन जातधारी जनगणना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी देते हमारी जातधारी जनगणना नहीं करती। वो चाय बेचने वाला है, ओबीसी का है और जातधारी जनगणना नहीं किया। अभी 21 बीत गया साथी। लेकिन अब हमारा समाज क्या कर रहा है आप जानिए। कांग्रेस के 5 प्रधानमंत्री हमारी जातधारी जनगणना नहीं किए, बीजेपी के 2 प्रधानमंत्री हमारी जातधारी जनगणना नहीं किए। ये धोखेबाज लोग हैं, इतिहास में धोखेबाजी किए, आज धोखेबाजी कर रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है। आज उन्हीं के वंशज रोड पर यात्रा निकाल रहे हैं और क्या करे? मुझे बहुत खेद है कि इस देश में जो ओबीसी के साथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो काम कांग्रेस गलती की उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और भविष्य में ओबीसी की जातधारी जनगणना हम कराएंगे। तो अभी हमारे लोग समझने की जरूरत है, ये धोखेबाज लोग हैं, इनके चक्कर में आने की जरूरत नहीं। जो 5 बार में नहीं किए तो वो जातधारी जनगणना करने वाले नहीं। दूसरा, अभी महिमा मंडित किया जा रहा है। बीजेपी अब जाने वाली है तो कांग्रेस को लाना है। यात्रा निकाला गया और ईवीएम का मुद्दा हटाकर एसआईआर लाएगा और एसआईआर में वोटर लिस्ट की धांधली बताई जा रही। लेकिन साथियों, आप जानिए, आज के डेट में सबसे बड़ा षड्यंत्र अगर भारत में कुछ है तो ईवीएम मशीन है साथियों, ईवीएम मशीन है। और हम बहुजन समाज को अगर अपने वोट के वैल्यू को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो सबसे पहले हमको ईवीएम की लड़ाई लड़ना होगा। दूसरा, आप जानिए, कार्यकर्ता सम्मेलन है साथियों, और मैं थोड़ा समय ले रहा हूं लेकिन साथियों कहना जरूरी है। अभी कंडीशन क्या है कि हमारे कार्यकर्ताओं में अभी एक नया आदत पैदा हो गया। वो नया आदत क्या है? तो अभी बाबा सुरेश चंद्र जी बता रहे थे, मैं बहुत गौर से उनकी बात को सुना। आप जानिए, आज के डेट में मैं उन्हीं के बात को दोहरा रहा हूं। आज के डेट में संगठन में कार्यकर्ता कम, नेता ज्यादा हो गए। इसी बात को बाबा कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि अभी कराने वाले ज्यादा हो गए, काम करने वाले कम हो गए। लेकिन इसको दूसरे लाइन में हम कहना चाहते हैं कि अभी संगठन में नेता ज्यादा हो गए, कार्यकर्ता कम हो गए। इसको अभी बदलना होगा साथियों, और बदलकर गांव में जाने की जरूरत है। चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो। अभी सबसे बड़ा निवेदन कार्यकर्ताओं से मेरा यह है कि जिसको जो जिम्मेदारी दिया जाए, वो प्रदेश का है, राष्ट्रीय का है, उसको जो भी जिम्मेदारी दिया जा रहा है, यदि मंडल का दिया गया तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी है कि वो मंडल बॉडी में खड़ा करे और मंडल बॉडी के साथ लगकर उनके काम को आगे बढ़ाने का काम करे। जिसको जिले की जिम्मेदारी दी गई, जिला अध्यक्ष बनाया गया, तो उसको ज्यादा कुछ नहीं करना है साथियों। बस वो जिला बॉडी जो 20 लोगों का है उनको संभालने की जरूरत है और उनका नेतृत्व करने की जरूरत है। नेतृत्व करके उनका गांव में कार्यक्रम लगाने की जरूरत है। उनके साथ देकर जिला बॉडी को बेहतरीन बनाने की जरूरत है। जिनका विधानसभा में ड्यूटी लगता है, ब्लॉक में ड्यूटी लगता है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और गांव में जाकर आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए साथ। लेकिन ये जो कार्यक्रम चल रहा है, चलो गांव की ओर, यदि पूरा नहीं हो रहा है तो उसके पीछे मेरा अनुभव है, मुझको यही अनुभव नजर आ रहा है कि अभी नेतागिरी ज्यादा हमारे संगठन में कर रहे हैं लोग। तो सबसे पहले हमको कार्यकर्ता बनना है साथियों, और कार्यकर्ता बन के गांव में जाने की जरूरत है। यदि हम करेंगे तो हमारा आंदोलन सफल होगा साथियों। अंतिम बात कहना चाहता हूं, अभी किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं साथियों। अभी तमाम लोग महिमा मंडित करेंगे मीडिया के माध्यम से। जिस प्रकार यात्रा निकालकर अभी भ्रमित करने का काम चल रहा है साथियों, तो आप जानिए, आप लोग आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भ्रम में आने की जरूरत नहीं। आपको गांव में जाना होगा। ये जो पोल पट्टी है, जो धोखेबाज लोग हैं, इनकी पोल पट्टी को गांव में खोलना होगा। हम लोगों को बताना होगा कि ये करने वाले नहीं है। अभी एक साथी से बहस हो रहा था, वो साथी हमसे कहे, मंच पर बैठे थे, मऊ में मेरा कार्यक्रम लगा था और वो कांग्रेस के सदस्य थे, बड़े पदाधिकारी थे। वो कह रहे थे मुझसे कि अभी राहुल गांधी में परिवर्तन हो गया। तो कौन सा परिवर्तन? तो बोले डीएनए का परिवर्तन हो गया। तो मैं बोला डीएनए का कौन सा परिवर्तन? तो बोले डीएनए का बड़ा परिवर्तन हो गया। आपको नहीं मालूम
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उनकी बिटिया इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी का शादी फिरोज गांधी के साथ हो गया, और फिरोज गांधी जब फिर आए राजीव गांधी, तो राजीव गांधी का शादी किसके साथ हो गया? तो राजीव गांधी का शादी इटालियन से हो गया। अभी राहुल गांधी आ गया तो ये जनेऊ दिखा रहा कि मैं कश्मीर का ब्राह्मण हूँ। तो साथियों, इनके धोखे में नहीं रहना है। अभी गांव गांव इनके पोल पट्टी को खोलना है और गांव में जाके संगठन बनाने की जरूरत है। जैसे अभी बाबा जी कह रहे थे कि अगर 100 कार्यकर्ता है तो एक जिले में 900 ग्राम पंचायत, इससे ज्यादा नहीं है। अगर 900 ग्राम पंचायत है, अगर 100 कार्यकर्ता है तो 100 कार्यकर्ता मात्र 9 ग्राम पंचायत का जिम्मा ले ले। हम कहते बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 1 महीने में हम बूथ स्तर पर पहुंच जाएंगे। साथियों, एक काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। आप लोग सुने, इसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय मुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जितेंद्र राजभर जी। साथियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय ओमवीर वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली। साहब आप आइए और विषय पर और समय को ध्यान रखते हुए अपनी बात रखिएगा। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, आज ये जो मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित है, इसमें पूरे मंडल से आए हुए सभी कार्यकर्ता साथियों और मंच पर सभी गणमान्य साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन बामसेव के द्वारा आयोजित है, आप सभी जानते हैं आज के समय में जो विभिन्न संगठन पूरे देश में चल रहे हैं, अगर बामसेव को उसमें से माइनस कर दिया जाए तो इस बहुजन समाज के लिए शायद कोई संगठन नहीं है जो इनका जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ रहा हो। आज बामसेव भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा पूरे देश में जो जागृति फैलाई गई, उस जागृति का ये असर हुआ कि जाति आधारित जनगणना को लेकर जो आम जनमानस था, जिसको ये जानकारी नहीं थी कि जाति आधारित जनगणना से हमको लाभ क्या होना है, उसके बारे में उनको जानकारी मिली। और जब गांव गांव में ये चर्चा होने लगी कि जाति आधारित जनगणना जरूरी है, तो जो विपक्षी दल थे, आपने देखा होगा राहुल गांधी ने पूरे देश में यात्रा चलाई और यहां तक कहा कि हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं, उस गलती को हम नहीं दोहराएंगे और जाति आधारित जनगणना को निश्चित रूप से करेंगे। तो ये जो पब्लिक का दबाव था, आम आदमी का जो प्रेशर था, ये इस प्रेशर की वजह से राहुल गांधी को बोलना पड़ा। इतना ही नहीं, भाजपा ने अपनी कैबिनेट में जाति आधारित जनगणना को कराने के लिए कैबिनेट में पास किया, लेकिन साथियों, कैबिनेट में पास किए हुए कई महीने बीत गए हैं, आज तक उस पर कोई कार्यक्रम उनका दिखाई नहीं दे रहा है। तो साथियों, ये जो जागृति बामसेव के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा फैलाई गई, इसका असर है कि भाजपा सरकार में रहते हुए अपनी कैबिनेट में तो पास करती है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद भी उस पर कोई कार्यक्रम नहीं बनाती। इतना ही नहीं, चूंकि भाजपा आप जान रहे हैं कि नाजायज ईवीएम के द्वारा घोटाला करके बनी सरकार है, इसलिए वो केवल माहौल बनाती है, जाति आधारित जनगणना करके का नाम लेकर हमारे मुद्दों को दबाने का कोशिश कर रही है और मुद्दों को दबाकर और समाज में लगातार गलतफहमी पैदा करने का काम कर रही है, जिससे जो हमारा आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को वो उसकी गति को रोक सके, इस वजह से वो ऐसा बयान दे रही है। लेकिन साथियों, हम लोग झांसे में आने वाले नहीं हैं। हम सभी जान रहे हैं, जब से देश आजाद हुआ, भाजपा की कई सरकारें बनी, कांग्रेस की कई धन्यवाद सर। हैंडबिल में जो नाम था, वो नाम मैंने पढ़ करके डाइस पर आपको बुलाया।
साथियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय चांद मोहम्मद सर, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली से। साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप डाइस पर आएं और अपनी बात रखें। माननीय चांद मोहम्मद सर। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। सबसे पहले आप तमाम साथियों का इस मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, पूरे देश भर में जुल्म और नाइंसाफी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे वामसिक भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब के द्वारा जिंदगी के लगभग 5 दशक का हिस्सा लगाकर इस देश में मूल निवासी बहुजनों की एक संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए और मनुवादी व्यवस्था से समाज को निकालने के लिए आज राष्ट्रीय स्तर पे मजबूत ताकत या मजबूत शक्ति का निर्माण किया जा चुका है। हम कार्यकर्ता साथी उस ताकत को कितना महसूस कर पा रहे हैं? हम कार्यकर्ता साथी इस आंदोलन की गंभीरता को कितना महसूस कर पा रहे हैं? और खासतौर से फूले साहू अम्बेडकर के विचारों में वो शक्ति मौजूद है, ताकत मौजूद है। उस ताकत से मनुवादी व्यवस्था को बदला जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अब हम आप उस विचारधारा को कितना एहसास कर पा रहे हैं? उस विचारधारा से हम अपने आप को कितना प्रेरित कर पा रहे हैं? ये निर्भर करता है। तो कहीं न कहीं उस विचारधारा से हम प्रेरित लोग हैं। प्रेरित होने के नाते आज फूले साहू अम्बेडकर के विचारों को समाज में प्रतिस्थापित करने के लिए, उसे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास अगर सुव्यवस्थित ना हो, इस प्रयास के पीछे एक कार्य योजना, एक नीति, एक निश्चित हम प्रोग्राम तय करके अगर काम ना करें, तो इस विचारधारा को जिस मकसद के लिए लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस बड़े परिवर्तन की उम्मीद लेकर काम कर रहे हैं, वो परिवर्तन का लक्ष्य हम आपको दूर दिखाई देता है। लेकिन अगर इसके लिए हम आप प्लानिंग करें, अपने टाइम मैनेजमेंट करें, ठीक उसी प्रकार से जब हम आप कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं, तो कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी उस कॉलेज को चलाने के लिए, स्कूल को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट के सिद्धांत को अमल में लाते, समय सारणी बनाते, किस वक्त क्या आपको पढ़ाया जाना है, कौन पढ़ाएगा, इस बात को तय करके वो एक संस्था को संचालित करते। उसी तरह से अगर हम इस आंदोलन को चला रहे हैं, हम आप, तो अपने दिन के 24 घंटे के टाइम को मैनेजमेंट करें कि कितना घंटे हम डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, कितना घंटे हम अपने घर के व्यक्तिगत कामों को दे रहे हैं, कितना घंटे हम आपको इस आंदोलन के लिए निकालना है। शायद अगर इस बात का भी अगर हम आप टाइम टेबल बनाए, समय सारणी बनाए, तो हर दिन इस मिशन के लिए, इस विचारधारा के लिए, इस उद्देश्य के लिए हम आप काम कर सकते हैं, उसके लिए समय निकाल सकते हैं। समय ऐसा नहीं है कि किसी कार्यकर्ता के पास नहीं है। हम कार्यकर्ताओं के पास पर्याप्त समय है। 24 घंटे में अगर हम अपने समय का बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करें, उपयोग और प्रयोग करें, तो फूले साहू अम्बेडकर के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए भी हम इस 24 घंटे में समय का एक बड़ा हिस्सा निकाल सकते हैं और इस विचारधारा को गांव-गांव तक ले जाने में हम उस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेश्राम साहब बार बार कहते, परिवर्तन के बीच में और हम में सिर्फ समय का अंतर है।
तो समय का अंतर है, तो समय हम आपको इस आंदोलन और इस विचारधारा के लिए अगर हम आप लगाएंगे तो जो अभी टाइम बाउंड कार्यक्रम देश भर में संगठन के द्वारा चलाया जा रहा है उस मकसद को हम लोग हासिल कर सकते हैं। हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन का एक मकसद रखा, एक लक्ष्य रखा। वो मकसद जीवन का जो उन्होंने तय किया, निर्धारित किया, उस मकसद में उन्होंने तय किया कि हमारा शत्रु कौन है। उस मकसद में उन्होंने तय किया कि हमें किस समाज को संगठित करना है, किस समाज को जागृत करना है। ये चीज हमारे महापुरुषों ने तय किया और तय करके उन्होंने इस समाज को जागृत करने के लिए आंदोलन चलाया। एक लंबी कड़ी जुड़ी हुई है फूले साहू अम्बेडकर की, संतों की, गुरुओं की, महापुरुषों की। उसी कड़ी में अगर हम लोग महान संत रविदास के आंदोलन से सबक लें, उनके दोहे चौपाई छंद से सबक ले, तो जिस व्यवस्था की जंजीरों में आज हम और हमारा समाज जकड़ा हुआ है, उस व्यवस्था की जंजीरों को तोड़ने के लिए महान संत रविदास कहा करते थे कि जाति जात में जाति है, जाके तन के पात, मनुष्य जात तब तक ना जुड़े जब तक जाति न जात। तो इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए जो जातीय अभिशाप बन चुकी है, मूल्यवासी बहुजनों के लिए गुलामी का कारण बन चुकी है, इस पर प्रहार आज से नहीं हो रहा है। इसे समाप्त करने की कोशिश की कड़ी आज नहीं शुरू हुई है, बल्कि इसकी अटूट श्रृंखला रही है और इस पर काम किया। महान संत रविदास के आंदोलन का मकसद क्या था? वो कहते हैं अपने दोहे में कि ऐसा चाहूं राज जहां सबों को मिले अन्न, छोट बड़ो सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। यानी हम ऐसा राज चाहते हैं, ऐसा भारत हो, ऐसा देश हो जहां सभी को अन्न मिले, कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना हो, सब समान रूप से हो। ऐसे भारत के निर्माण के लिए हमारे महापुरुषों ने जीवन लगाया, संघर्ष किया। आज उसी महापुरुषों के अगर हम लोग अनुयायी हैं, उनके फॉलोवर हैं, उन्हें अपना आइडियल मानते, रोल मॉडल मानते, तो हम आपको भी जिंदगी का एक मकसद, उन महापुरुषों के मकसद को सामने रखकर तय करना चाहिए और हर दिन फूले साहू अम्बेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार समाज में करना चाहिए। इसके लिए अगर हम आप निरंतर कोशिश करें, निरंतर प्रयास करें, तो 1 माह की जरूरत, 1 साल की जरूरत नहीं है। 6 माह में फैजाबाद के हर गांव में हम फूले साहू अम्बेडकर के विचारों का पौधा उगा सकते हैं। फूले साहू अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित समाज को तैयार कर सकते हैं। तो इस दिशा में हम आपको निरंतर प्रयास करने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है। और उस कोशिश की कड़ी पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे आज एक प्लेटफॉर्म मूल्यवासी बहुजनों का कैडरवेस बामसेव जैसी संगठित शक्ति का कैडरवेस संगठन का निर्माण हो चुका है। हमारे पास प्लेटफॉर्म है, बशर्ते उस प्लेटफॉर्म को हमें सही तरीके से उस पर हमें काम करने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है। हम आप ऐसा करेंगे इस आशा इच्छा के साथ। आप तमाम साथियों ने मेरी बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चांद मोहम्मद सर, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा आज के विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है माननीय रामधारी दिनकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएमके नई दिल्ली। मैं सर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप डाइस पर आए और विषय पर अपनी बात रखेंगे। माननीय रामधारी दिनकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएमके नई दिल्ली। मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन फैजाबाद मंडल, जिसकी
अध्यक्षता कर रहे मूल निवासियों के महानायक परम आदरणीय वामन मेश्राम साहब, मंच पर आसीन सीसी मेंबर प्रोफेसर डॉक्टर माया शंकर कौशल जी, माननीय चांद मोहम्मद साहब, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी, मैडम सुशीला दिनकर, पूर्व राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में बहुजन मुक्ति पार्टी की प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश, आयुष्मती पूनम मैडम, पुष्पा मैडम, किरण मैडम और बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा प्रमुख के प्रदेश अध्यक्ष और 18 मंडल के प्रभारी माननीय जितेंद्र राजभर जी और साथीगण एवं आज की इस मीटिंग में उपस्थित मंडल के सभी जिलों से उपस्थित सभी साथियों, भाइयों, बहनों को मैं सादर अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आज का जो विषय है, इसमें विषय 5 रखे गए हैं, तो बहुत सारे हमारे वक्तागण हैं, लोगों ने अपनी बात इस विषय के संदर्भ में रखा होगा। मैं दूसरा विषय जो है भाजपा कांग्रेस की आपसी समझदारी से चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग का फायदा उठाकर द्विदलीय सांसदीय लोकतंत्र की ओर पुनः स्थापित करना, यह बहुजनों का वास्तविक सत्ता से वंचित कर गुलाम बनाने का शासक जाति का षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा। साथियों, जैसा कि हम मूल निवासी बहुजन समाज के सभी साथी आदरणीय वामन मेश्राम साहब के कुशल नेतृत्व में अपनी आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। साथियों, अभी तक जितने कार्यक्रम होते हैं, लगभग सभी विषयों का जो मकसद होता है, जो विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं, साहब के दिशा निर्देशन में सबका मकसद है कि बहुजन समाज को की संगठित शक्ति बना करके इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसमें मूल निवासी बहुजन समाज हजारों साल से गुलाम, लाचार, बेकार और मजलूम बना हुआ है, ऐसे समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना, ये हमारे विषयों का मकसद होता है। आज भी ये जितने विषय हैं लगभग उसी संदर्भ में है कि जब तक हम अपनी संगठित शक्ति इकट्ठा नहीं करेंगे, हम जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए हम लोग अपना समय, अपनी जवानी, अपना सब कुछ इस पर जो है लगा रहे हैं, तो इसके लिए साथियों, जो दूसरा विषय है, इस विषय के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि वामसेफ का को बनाने वाले हमारे महापुरुषों ने, परम आदरणीय डी.के. खापर्डे साहब, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, माननीय दीना भाना साहब, जब ये वामसेफ बनाया गया था तो इसका मकसद ही था व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन करके मूल निवासियों को इस देश का शासक जमात बनाना,
ये मकसद था और उसके लिए वामसेव के द्वारा जहां तक मेरी समझ है 4 चरण निर्धारित किए गए थे। उसमें पहला चरण है द प्लानिंग फॉर द प्रिपरेशन, योजना बना करके हम जो है वामसेव के माध्यम से इस देश में आंदोलन की तैयारी करेंगे। इसके लिए लगभग 25 साल तक पूरे देश में संगठनों का जाल बिछाया गया, सामाजिक और भौगोलिक नेटवर्किंग बढ़ाई गई और आज की डेट में 32 राज्यों और 625 जिलों में हमारा नेटवर्क है। दूसरा चरण हमारा है द एजिटेशन फॉर द प्रिपरेशन फॉर द एजिटेशन। हमने जो तैयारी किया उस तैयारी का मकसद है कि हम इस देश में आंदोलन करेंगे और आज की दौर में हम इस देश में अपने आजादी का आंदोलन, इस देश की तमाम जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को राष्ट्रीय मुद्दा बना करके हम इस देश में आंदोलन कर रहे हैं। और तीसरा चरण है द एजिटेशन फॉर द कन्फ्रंटेशन। जो हमारा आंदोलन अब तेज हो गया है, साहब बार बार कह रहे हैं हम लोगों से कि इस समय हमारा संगठन एक्शन मोड में है, हम लोग इस देश में संघर्ष कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं और तमाम समस्याएं हमारे भारत बंद से जिसका निराकरण हुआ भी है, आप लोगों के सामने रिजल्ट भी आया हुआ है, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे डिग्री कॉलेज में जो है वो 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली का मामला हो, चाहे आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर को 4.5 लाख लोगों को लेकर के उसको घेरने का मामला हो, चाहे नीट में ओबीसी की जो है उनका रिजर्वेशन समाप्त होने पर भारत बंद करना, ये बहुत सारे मुद्दे जिनको समाज के लोग आज देख रहे हैं कि अगर इस देश में कोई संगठन है तो वो केवल वामसेव है और परम आदरणीय मूल निवासियों के महानायक वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रहा है। तो समाज की अपेक्षाएं भी बड़ी तेजी से हमारे प्रति बढ़ी हुई हैं। तो साथियों, आज के समय अगर आप देखें तो भारत में न कोई संगठन है, न कोई ऐसा नेतृत्व है, न कोई ऐसी पार्टी है जो हमारी आजादी का आंदोलन चलाए। तो इसलिए हम लोग अपने आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। और तीसरा चरण, जैसे हमारा दुश्मन कन्फ्रंटेशन की स्थिति में आ गया है, जब हमारे आंदोलन चल रहे हैं तो दुश्मन आमने सामने आ रहा है, ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और ये परिस्थितियां ये बता रही हैं कि हम तीसरे चरण में प्रवेश कर गए हैं। तो ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, ये उम्मीद, मुझे तो पूरी उम्मीद है 100%, आप लोगों को भी ऐसा ही एहसास हो रहा होगा कि आने वाले समय में हम चौथे चरण में पहुंचने वाले हैं। और साहब बार बार हम लोगों से कहते हैं कि जब तक बूथ स्तर तक आप नहीं जाएंगे तो संगठित शक्ति आपकी निर्माण नहीं होगी। और 2030 तक साहब ने हम लोगों को टारगेट दिया है, हमारा मनोबल ऊंचा होना चाहिए, हमारा हौसला जो है बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर हमारा जज्बा बढ़ना चाहिए कि अब जो है वो समय बहुत करीब है कि हम लोग इस देश के हुक्मरान बनने वाले हैं। साथियों,
समय का केवल अंतर है, दूरी बहुत कम रह गई है। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों के साहब के दिशा निर्देश में जैसा साहब का निर्देश हो, ऐसा हम लोगों को तुरंत उसमें अपने कार्य प्रणाली में उसको लाना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। ये मकसद हमारा तभी पूरा हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस देश में हम ही हुक्मरान होने वाले हैं। आने वाला कल हमारा है। आपका मनोबल बढ़ना चाहिए। आने वाले समय में जैसा साहब जा रहे हैं, और इसीलिए साहब ने हम लोगों के सामने, पूरे देश के सामने इस बात को कहा है कि जब तक ये व्यवस्था मैं बदल नहीं दूंगा तब तक मैं इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूं। तो ये हम लोगों को इस बात का हौसला बढ़ना चाहिए कि साहब अपने ही जीवन काल में इस व्यवस्था को खत्म करके हमको इस देश का हुक्मरान बना देंगे। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाला समय हमारा है। इस देश की शासन व्यवस्था हमारे द्वारा संचालित होगी। हम इस देश के हुक्मरान होंगे। तो इसलिए साथियों, जो द्विदलीय सांसदीय जनतंत्र है, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहता हूं। समझ जाएंगे? तो साथियों, कांग्रेस और बीजेपी, देखिए द्विदलीय सांसदीय जनतंत्र में जो है, दुनिया में जो लोकतंत्र होते हैं वहां दो तरह की प्रणाली होती है। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस यानी सांसदीय लोकतंत्र जो होता है, और दूसरा जो है प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस, ये राष्ट्रपति प्रणाली होती है। तो भारत में जो प्रणाली हमारे संविधान निर्माताओं ने जो निर्धारित किया था, वो प्रणाली है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस। तो लेकिन इस प्रणाली को मैं थोड़ा समझा देना चाहता हूं। इसमें इस प्रणाली में एक रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन की पार्टी होती है। जब रूलिंग पार्टी जन विरोधी हो जाए, निरंकुश हो जाए, देश और समाज के लिए वो सही काम न करे, तो विपक्ष का मतलब होता है कि उस मुद्दे उसको राष्ट्रीय मुद्दा बना करके समाज में ले जा करके समाज का समर्थन प्राप्त करके ऐसी जन विरोधी सरकार को जो है गिरा देना। तो ये गिराने का जो काम है, आज तक जो है विपक्ष यहाँ जो विपक्ष में है उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। सरकार गिराने का कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया। और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि जब रूलिंग पार्टी जब वो समाज और राष्ट्र के विरोध में काम करती है, वर्तमान की जो बीजेपी की सरकार है वो निरंकुश सरकार हो गई है, मूल निवासियों के विरोध में सारे फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है, जो उस पार्टी को समर्थन देने वाले लोग होते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि उनका अपना वो समर्थन वापस ले ले। लेकिन आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे अन्य लोग हैं, सभी लोग उनसे चिपके हुए हैं। कोई जो है जन विरोधी काम हो रहा है, मूल निवासियों के विरोध में सारे फैसले लिए जा रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं रोज हो रही हैं, मर्डर का काम रोज, मर्डर जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है। सब कुछ के बावजूद ये जो समर्थन देने वाले लोग हैं ये नहीं दे रहे हैं, ये वापस नहीं ले रहे हैं। इसी तरह से सेंटर में आप देख लीजिए, नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू इत्यादि जो लोग हैं उनकी भी यही रवैया है। तो ऐसी स्थिति में इसमें क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इसमें जवाबदेही होती है। अगर सरकार गलत काम करती उसको जवाब देना पड़ता है, अगर वो सही काम नहीं करती है ऐसी स्थिति में उसे 5 साल के पहले ही गिरा दिया जाता है। भले उसका बहुमत हो, सदन में भले बहुमत हो,
लेकिन जन विरोधी और निरंकुश होने पर उस सरकार को लोग गिरा देते हैं। लेकिन भारत में संविधान निर्माताओं ने जो ये बात सोच करके द्विदलीय संसदीय जनतंत्र बनाया था, उस जनतंत्र के विरोध में आज देखिए कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि वो जो पार्टियां रूलिंग पार्टी है वो लगातार वो काम अपना करती जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास आ गया, वार्निंग आ गई, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस ने यंग इंडिया बनाया तो बीजेपी ने तरुण भारत बनाया, कांग्रेस ने बानर सेना बनाया तो बीजेपी ने जो है बजरंग दल बनाया। आप देख लीजिए। फिर इसके बाद कांग्रेस ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया तो मोदी जी जो है डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। ये सारे मामले हैं और कांग्रेस ने ही बीजेपी को, आरएसएस को बनाया और आरएसएस ने बीजेपी को बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो आरएसएस का शाखा लगाते थे, जो इसके पहले प्रधानमंत्री थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से आप अगर इस पर मूल्यांकन करेंगे, इसका आकलन करेंगे, और आज राहुल गांधी जो है वो जो है राहुल गांधी आज जो है वो आरएसएस का जो है हेल्प करने के लिए, आरएसएस की मदद करने के लिए वो गुप्त एजेंडा है। आप इस बात को मान लीजिए। ये नूरा कुश्ती केवल हमारे समाज के सामने दिखाने के लिए होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ 1998 में अगर वाजपेयी और आडवाणी ने बीजेपी बनाई और उन्होंने एनडीए बनाया, राजग बनाया उन्होंने, तो कांग्रेस ने भी 2004 में यूपीए बनाया। दोनों की कार्यप्रणाली में कोई अंतर नहीं है। तो कांग्रेस जो है वो ब्राह्मणों की पोषक है, ब्राह्मणों की पार्टी है। कांग्रेस रिजर्वेशन की विरोधी है। कांग्रेस मूल निवासियों को इस देश में गुलाम बना करके रखना चाहती है। एलपीजी का काम उसी ने शुरू किया था। तो जो काम कांग्रेस ने किया था वही आज बीजेपी कर रही है। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो है दोनों पार्टियां अलग अलग है, अलग अलग नहीं है साथियों। इस बात की खबरदारी हमको रखना होगा, हमको समाज में इस बात को बताना होगा। समय होता तो हम थोड़ा आपको विस्तार में बताते। इसके लिए मैं अपनी बात को, आप लोगों ने मेरी बात को सुनी, इस पर अमल करेंगे। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, अब तो ये शेर पढ़ने में भी बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं मेरे पास। अरे फला निकल गए, फला चले गए, फला चले गए, अरे सर क्या होगा। नहीं साथियों, मैं तो मान्यवर कांशीराम साहब से लेकर के साहब के रिज्यूम में देख रहा हूँ, इस तरह से बहुत झंझावात आते हैं और लोग आते हैं जल्दी जल्दी अपना वो रुतबा दिखाते हैं, इसके बाद वो चले जाते हैं। वो क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनका अपना एजेंडा, निजी एजेंडा होता है। वो जो संगठन का और एजेंडा होता है, जो मिशन का एजेंडा, उसको भूल करके जब अपना एजेंडा लागू करते हैं तो ऐसे लोग संगठन में बहुत दिन तक नहीं रुक पाते, उनको जाना होता है। इसलिए मैं ये दो पंक्तियां आपको बता रहा हूं कि अब तो ये शेर पढ़ने में भी मुझे बड़ी शर्म लगती है। अब तो ये शेर पढ़ने में भी मुझे बहुत शर्म आती है कि मूल निवासियों की माएं गद्दार पैदा नहीं करती हैं। मूल निवासियों की माएं गद्दार पैदा नहीं करती हैं। यारों, गद्दारों से खरोच लगने पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह तो कारवां वामन मेश्राम साहब का है, जो कि आगे ही बढ़ता रहता है, धन्यवाद। जय भीम, जय महिला। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रामधारी दिनकर सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएमपी नई दिल्ली। साथियों, वक्ताओं की अगली कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर माया शंकर कौशल, सीसी सदस्य कामसेवक नई दिल्ली। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा डाइस पर आप आए और अपनी बात रखें।
साथियों, आज फैजाबाद मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन फैजाबाद जिले में संपन्न हो रहा है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता मूल निवासी नायक बहुजन नायक माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय चौधरी विकास पटेल जी तथा मंचासीन अन्य सभी अतिथिगण, महिलाएं, बच्चे एवं मूल निवासी भाइयों, साथियों, मेरा एक निवेदन है कि जो लोग बाहर हैं वो लोग हाल के अंदर आने का कष्ट करें। साथियों, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में 5 विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं, जिसमें पहला विषय ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए है और दूसरा विषय ईवीएम पर है, तीसरा विषय चलो गांव की ओर का है और चौथा विषय कार्यकर्ताओं के अनुशासन के लिए है और 5वां विषय बूथ लेवल पर संगठन बनाने के लिए है। साथियों, ये वामसेप के सहयोगी संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा के सहयोगी संगठन, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इन सभी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन संपन्न हो रहा है। साथियों, आप सभी लोगों को मालूम है कि इस देश में वामसेप एकमात्र संगठन है जो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का कार्य कर रहा है। व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा, इसके लिए संगठन ने निश्चित अनुशासन, निश्चित कार्यप्रणाली बनाया है कि जब तक संगठन का नेटवर्क 6 लाख गांवों में नहीं होगा, जब तक 6000 जातियों में भाईचारा पैदा नहीं होगा, जब तक समाज में बहुजन समाज के 6 लाख से अधिक सामाजिक संगठनों का समर्थन हमारे आंदोलन को नहीं होगा, तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन का कार्य पूरा नहीं होगा। साथियों, उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन लगाया गया है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि आपके मंडल में जो जिले हैं, जिले में जो तहसीलें हैं, तहसीले में जो ब्लॉक है, ब्लॉक के नीचे न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत नीचे गांव है और गांव के नीचे बूथ है। ये जिला, तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत और बूथ, इस लेवल पर जो हमारा संगठन है उसका निर्माण किए बगैर हम व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन सफल नहीं कर सकते। तो साथियों, हमें बूथ लेवल का संगठन क्यों बनाना है? क्योंकि साथियों, व्यवस्था परिवर्तन का जो कार्य है वो कोई सामान्य कार्य नहीं है। आजादी के बाद, संविधान के बाद इस देश में लगभग 10 लाख से अधिक सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं। 1600 से अधिक राजनीतिक पार्टियां हैं। सभी पार्टियां, सभी संगठन बहुजन समाज की समस्या का समाधान करने के लिए कार्य कर रही है। लेकिन अगर आप मूल्यांकन करें, आजादी के 70 साल बाद, संविधान के 70 साल बाद जो समय बीत गया है, क्या आपको लगता है बहुजन समाज की किसी समस्या का समाधान हुआ है? साथियों, इन 70 वर्षों में जो इस देश का हुक्मरान ब्राह्मण बना, यमनवादी लोग जो शासक बने, उन लोगों ने प्लान बना करके इस देश में जिन समस्याओं का समाधान हमारे महापुरुषों ने संविधान के माध्यम से कर दिया था, वो लोग सत्ता में होने के कारण आज वो समस्याएं पुनः हमारे सामने पैदा कर दी है। आज शिक्षा की समस्या है, आज स्वास्थ्य की समस्या है, आज रोजगार की समस्या है, आज अन्याय अत्याचार इतना बढ़ गया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुजन समाज जाग नहीं रहा है। बहुजन समाज क्यों नहीं जाग रहा है? उसके पीछे कारण है। बहुजन समाज में जो संगठन कार्य कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं, वो सब जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था के समर्थन में काम कर रही है। और वो लोग समाज को आते हैं, 5 साल बाद आते हैं, चुनाव में आते हैं,
तो वो आपको बेवकूफ बनाते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, आप मेरा समर्थन कीजिए, मेरी सरकार बनेगी, मेरी पार्टी की सरकार बनेगी, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। अभी भारत सरकार के बारे में एक रिपोर्ट आई है कि भारत सरकार का जो पैसा है, इस देश का जो पैसा है, 1687 लोग हैं, अर्थात 1700 लोग हैं जिनके पास देश का 50% पैसा है, और इस देश की आबादी 150 करोड़ है। अगर 1700 लोगों के पास देश का 50% पैसा पहुंच गया और उसके बाद 10-20 हजार जो लोग हैं उनके पास 40% पैसा पहुंच गया, अर्थात 90% पैसा 10,000 के लोगों के पास है। ऐसी स्थिति में क्या बहुजन समाज की किसी समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं हो सकता है। साथियों, प्लान बना के किया जा रहा है और मूल निवासी बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, इनके समर्थन से किया जा रहा है, क्योंकि जो भारतीय लोकतंत्र है उस संसदीय लोकतंत्र है, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। आज तक जो सत्ता का निर्माण होता है उसमें 131 सांसद SC/ST के चुन के जा रहे हैं, विधानसभाओं में SC/ST के चुन के जा रहे हैं, OBC के लोग चुन के जा रहे हैं। हमारे लोगों के समर्थन से शासक वर्गों की सरकार बनती है, हमारे लोग उस सरकार में मंत्री बनते हैं, संतरी बनते हैं, लेकिन किसी को कोई पावर नहीं दिया जाता है, केवल पोजीशन बनते हैं। वो समाज की किसी समस्या की आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। इसलिए साथियों, आज हमें अगर अपनी समस्या का समाधान करना है, हम बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लिए भी हमारी सोच है, हम गंभीर हैं, तो साथियों, वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें आपको अपने जिले के सभी तहसीलों में, सभी ब्लॉकों में, सभी गांवों में, सभी बूथों में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके बीच में जाना होगा, क्योंकि साथियों, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। साथ देने के लिए हमें खुद को आगे जाना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के 500 अधिक जिले में खुद जो है फिजिकल रूप से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे, उनके नीचे जो मशीनरी वो नहीं जाएगी, जब तक 6 लाख गांवों में 6,000 जातियों में ये हमारा नेटवर्क नहीं जाएगा, तब तक व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन नहीं होगा। हम लोग ये कार्यक्रम हाल के अंदर करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, सम्मेलन करते हैं, कैडर करते हैं, जितने लोग आते हैं उतने लोगों के बीच में हमारी खबर जाती है, क्योंकि ब्राह्मण बनिया जो मीडिया है एक लाइन हमारे खबर को नहीं छापता है। हमारे पास सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से जो प्रचार प्रसार करते हैं वही होता है। तो साथियों, संगठन ने इस पे निर्णय किया कि आखिर हमारी बातें बहुजन समाज के लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है। इसलिए साथियों, राष्ट्रीय यूनिट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 2025 जनवरी में निर्णय किया कि अब हम 90% काम जो है सड़कों पर करेंगे, 10% काम केवल हाल के अंदर करेंगे, क्योंकि जब सड़कों पर आंदोलन चलाएंगे तो जो लोग इधर राम मंदिर में जा रहे हैं, जो लोग जो है संगम गंगा नहाने जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? हमारे लोग हैं। हम उनके लिए आंदोलन चला रहे हैं, उनकी समस्याओं के लिए चला रहे हैं, उनके बच्चों के लिए चला रहे हैं, उन्हें आजाद करना चाहते हैं, उन्हें शासक बनाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग हमारे पास नहीं आ रहे हैं। इसलिए साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय यूनियन ने निर्णय लिया है कि अब सड़कों पर आंदोलन होगा, साल भर में 4 बार होगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नेतृत्व में 4 चरणों का राष्ट्रव्यापी जन आक्रोश रैली का आंदोलन किया गया। साथियों, ये प्रमाण है कि ये जो संख्या कम है कि इन जिलों में रैली का जो कार्यक्रम है वो सफल नहीं हुआ है। हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, इसको स्वीकार करना होगा। अगर हम जो अभी ये हमारा 15 तारीख को जन आक्रोश रैली जिला मुख्यालय पे था, अगर हम वहाँ 500,000 लोगों की रैली निकाले होते जिले से, तो यहाँ पर बैठने की संख्या नहीं होती। इसलिए हमें विचार करना होगा। संगठन राष्ट्रव्यापी जन आक्रोश रैली ही नहीं, भारत बंद का कार्यक्रम कर रहा है, जेल भरो आंदोलन कर रहा है। इसलिए कर रहा है, बहुजन समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान करना चाहता है। आप हैंडबिल पढ़िए, हैंडबिल में सारी समस्याएं लिखी गई है, वो हैंडबिल आप पढ़िए। बहुजन समाज के प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक बच्चों को उसको पढ़कर सुनाना होगा। तब उनको बताना होगा कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं,
हम लोग कई मीटिंग के लेने जाते हैं, हम नहीं कहते मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ। हम आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, आपके पीढ़ी को शासक बनाना चाहते हैं। यदि आप हमारी बातों से समर्थन है तो आप हमारा समर्थन करिए। तो साथियों, आप गांव में जाएंगे, गांव का आदमी इतना जागृत है जैसे उसकी समस्या की बात आप करेंगे, क्योंकि 70 वर्षों में कोई नेता, कोई संगठन किसी भी बहुजन समाज की समस्या के लिए बात नहीं किया। किसी ने उनको जमीन देने की बात नहीं किया, किसी ने उनको नौकरी देने की बात नहीं किया, किसी ने उनको उद्योग का लाइसेंस देने की बात नहीं किया। केवल हम लोग कह रहे हैं, मांगसेप कह रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा कह रहा है, बहुजन क्रांति मोर्चा कह रहा है, यदि आप जो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की तैयारी की जा रही है, अब 25 से सड़कों पर जो आंदोलन शुरू किया गया है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इन वर्षों में अगर आप लगातार साल भर में 4 बार जन आंदोलन का कार्य करते हैं, तो साथियों धीरे धीरे लोग आपके साथ आएंगे, लोगों को समझ में आएगा। जो लोग राम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जो लोग संगम की तरफ जा रहे हैं, कल आंदोलन की तरफ आएंगे। तो ऐसी तरह से साथियों, यदि आप बूथ लेवल तक संगठन को बनाएंगे, 6000 जातियों को जोड़ेंगे, बहुजन समाज में जो सामाजिक 6 लाख से अधिक संगठन उनको जोड़ेंगे, साथियों एक दिन इस देश में कम से कम 50 करोड़ लोग आपके समर्थन में खड़े होंगे। जब 50 करोड़ लोग आपके समर्थन में खड़े होंगे, साथियों लोकतंत्र का सिद्धांत है, जिसका समाज पर नियंत्रण होता है उसी का राजनीति पर नियंत्रण होता है, जिसका राजनीति पर नियंत्रण होता है उसका सत्ता पर नियंत्रण होता है, जिसका सत्ता पर नियंत्रण होता है उसका व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। तब आप तय करेंगे जमीन किसको कितनी चाहिए, उद्योग किसको चाहिए, आपको रोजगार किसको चाहिए, किसके पास कितना पैसा होना चाहिए, ये आप तय करेंगे। तो साथियों, ये आपको अधिकार संपन्न बनाने की लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य उज्जवल बनाने के लिए है, आपको शासक बनाने के लिए है। इसलिए साथियों, आप लोग माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा जो जन आंदोलन की तैयारी की जा रही है, यहाँ से जाने के बाद आप अपने जिले में जो मांगसेप संगठन बनाइए, 10 आउटसोर्स संगठन बनाने के लिए कहा गया है। उसके बाद तहसील और ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, बूथ लेवल तक लोगों का संगठन खड़ा करिए, उनको उसमें जोड़िए, ताकि अगली बार जो हमारा जन आंदोलन कार्यक्रम आए उसको हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या पर जिला मुख्यालय पर उपस्थित हो। और 2030 तक यदि आप बहुजन समाज बनाते हैं तो साथियों आपकी सभी समस्या का समाधान होगा। आपने देखा कि हम लोग जब नेपाल में पिछले सितंबर में 10,000 लोगों का अंतर्राष्ट्रीय कैडर किए थे, वहाँ एक चर्चा का विषय था, कितने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। लगता है भारत में क्रांति बाद में होगी, नेपाल में क्रांति पहले होगी। 1 साल नहीं बीता, सितंबर में क्रांति हो गई। क्रांति का परिणाम हुआ, जो लोग क्रांति सफल किए 24 घंटे के अंदर वो तय किए कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा, कौन गृह मंत्री होगा। इस तरह साथियों नेपाल में लेटेस्ट उदाहरण है, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में तक होता ही रहता है। तो आप भारत का नंबर है, और यह जो क्रांति होगी वो माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व होगी। हम लोग आजाद होंगे, हम लोग शासक होंगे। तो आप लोग साथियों इस आंदोलन में तन मन धन आप लगा करके इस आंदोलन को सफल करने में अपना साथ सहयोग देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर माया शंकर कौशल सर, आप सीसी सदस्य हैं वामसेप नई दिल्ली से। साथियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब मौजूद हैं। मैं साहब आपसे निवेदन करूंगा कि आप डाइस पर आएं और अपनी बात रखें। माननीय चौधरी विकास पटेल साहब। धन्यवाद संचालक जी। साथियों, वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज गौरव मैरिज लॉन, शंकरगढ़ बाजार निकट देवकाली बाईपास अयोध्या में आयोजित किया जा रहा है। इस मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथि एवं वक्ता साथी,
और मंडल के कोने कोने से आए मूल्यवासी साथियों, इस देश में जो 3.5% के मनुवादी ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा इस देश में 2 प्रकार की आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी दी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस के द्वारा लगातार इस बात को लेकर कि हमने ही आजादी की लड़ाई में सारा तीर मारा, आजादी की लड़ाई हमने लड़ी और आरएसएस के लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए सभी लोगों को हमारे साथ रहना चाहिए और हमको वोट देना चाहिए। इस बात के लिए लगातार प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी के द्वारा कभी अकबर की बात उठाई जा रही है, कभी बाबर की बात उठाई जा रही है, कभी औरंगजेब की बात उठाई जा रही है, कभी और बातें उठाई जा रही है। मतलब ये कि ये साबित करना चाहता है कि हम अंग्रेजों से लड़े इसलिए हमारे साथ रहो और हमको वोट दो, और दूसरा ये साबित करना चाहता है कि हम मुगलों मुसलमानों से लड़ रहे हैं इसलिए हमारे साथ में रहो, और इसको लेकर वो बड़ा कंफ्यूजन भी पैदा कर रहे हैं। इस बात को हम लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को खास तौर से समझने की जरूरत है कि जब मुसलमानों को मुगल कहा जाता है तो ये समझने की जरूरत है कि मुसलमान मुगल नहीं, मुगल अलग है और मुसलमान अलग है। मुगल एक रेस की, एक नस्ल थी जो विदेश से आई, जबकि मुसलमान वो है जो इस्लाम को स्वीकार करता है, वो मुसलमान हो जाता है। इस्लाम एक धर्म है, उस धर्म को जो स्वीकार करता है वो मुसलमान बनता है। मुगल और मुसलमान अलग अलग है, और इसलिए भारत के अंदर जब डीएनए टेस्ट हुआ तो डीएनए टेस्ट ने यह साबित किया कि भारत में जो मुसलमान हैं उनका डीएनए ओबीसी एससी एसटी के लोगों के साथ में मिलता है। मतलब इनके पूर्वज, मुसलमानों के पूर्वज और एससी एसटी ओबीसी के जो पूर्वज थे वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं। ये बात डीएनए टेस्ट ने साबित कर दी। और इसी वजह से दुनिया में इस्लाम में जातियां नहीं है, दुनिया के तमाम देशों में इस्लाम है, मगर इस्लाम में जातियां नहीं है। भारत में इस्लाम में, मुसलमानों में जातियां हैं। वो इसलिए है क्योंकि इधर जो जातियां थी, जब उन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया, सिंधु सभ्यता में ब्राह्मण तो दूर दूर तक कहीं थे ही नहीं, तो ब्राह्मण हिंदू कैसे हो गए? वो आज हमारे गली मोहल्ले में आकर घूम रहे हैं और हमको बता रहे हैं। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। केवल हमारे हक अधिकार की लड़ाई हम ना लड़े, इसके लिए हमें हिंदू के नाम पर मोबिलाइज करने का काम किया जा रहा है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तो मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो बीजेपी के भी जो नेता थे वो भी उछल गए, ओबीसी के लोग, कि मंडल कमीशन, अरे अधिकार मिलेगा तो किसको खुशी नहीं होगी? जो बीजेपी में थे, आरएसएस में भी थे, उनको खुशी हुई कि मंडल कमीशन लागू हो गया, वो भी उछलने लगे, वो भी नाचने कूदने लगे। तो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने सोचा कि जब पार्टी के ओबीसी नेताओं की ये हाल है तो समाज के ओबीसी के लोग कितना उछलेंगे, इनको अधिकार मिल गया, कहा उन तक जानकारी ही जाना नहीं चाहिए। इसके लिए उन लोगों ने सोचा कि ओबीसी राम भक्त है, इसलिए राम के नाम पर आंदोलन चलाया जाए, और आडवाणी के नेतृत्व में रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, चलाया गया। और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी। कौन नेता था उस समय? विनय कटियार, यही अयोध्या में रहते विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंबरा, ये कौन लोग थे? ओबीसी के लोग, बहुत बड़े बड़े चेहरे थे। आज कहाँ है पता है किसी का? टीवी पर कभी इंटरव्यू आता है, कभी दिखाई देते, कहाँ गए? मंडल कमीशन की लड़ाई को दबाने के लिए और ओबीसी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए
ये कमंडल का मामला खड़ा किया गया, मंदिर और मस्जिद का मामला खड़ा किया गया। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया, 52 को 27 मिला, 27 में क्रीमी लेयर लगा दिया, मंडल की केवल एक सिफारिश लागू हुई और इस बात को आज तक ओबीसी को पता नहीं चला। हम तो ओबीसी को रोज पूछते मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या, तो हमारा चेहरा ऐसे देखते हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। तो हम जान जाते चेहरा देख करके देख रहे हैं, इसका मतलब कठिन सवाल लग रहा है। तो हम कहते देखा क्या मंडल कमीशन की रिपोर्ट, तो भी वैसे ही देखते हैं। तो ना पढ़ा है ना देखा है। क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब पढ़ने और देखने का वक्त था तो बाबरी मस्जिद गिराने अयोध्या चले आए थे। इसकी वजह से न पढ़ा और न देखा, क्योंकि ये मामला गर्म कर दिया गया। तो क्या मिला? हम लोग तो तब से कह रहे थे कि चलो मंदिर बन जाएगा तो घंटा बजाने के लिए आपको रखा जाएगा। तो लोग कहते थे ये लोग तो विरोधी लोग हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे बड़े नेता कल्याण सिंह है, उमा भारती है, प्रवीण तोगड़िया है, रिदम्बरा है, विनय कटियार है, इतने बड़े बड़े नेता है। तो भला इतने बड़े बड़े नेता को ट्रस्ट में क्यों नहीं रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा, लोगों को यकीन था। लेकिन जब ट्रस्ट बना एक भी ओबीसी को नहीं रखा। खाने में जितना चटनी अचार होता है छोटा सा, उतना भी नहीं रखा है। अगर उतना भी रख लेते तो भी कहने को हो जाता कि इतना रखा है। विनय कटियार का इंटरव्यू हुआ, विनय कटियार का एक चैनल ने इंटरव्यू किया जब ये मंदिर का निर्माण चल रहा था। पूछा आपको मंदिर बनवाने में कोई जिम्मेदारी मिली है क्या? कहा हमें तो कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। कहा उधर जाते वाते हैं कि नहीं जाते? कहा कभी कभी टहलने के लिए चले जाते हैं। तो कहा मंदिर में उद्घाटन का निमंत्रण आपको आया है? हमको बड़ी विशिष्ट जगह मिली होगी। कहा नहीं, निमंत्रण आया है। तो कहा आप जाएंगे क्या? तो कहा आप कह रहे हैं तो चले जाए। मतलब कोई पूछ नहीं रहा है, जाना है तो चले जाएंगे। तो ये हालत में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये बात समझने की जरूरत है कि देश में पिछड़े वर्ग के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है ताकि आप अपने हक अधिकार की लड़ाई को न लड़ें। इसलिए इससे बाहर निकलने की जरूरत है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में एक लंबे समय से जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की लड़ाई हम लोग माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश भर में लड़ रहे हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब हम लोग इस लड़ाई को शुरू किए थे तो हम लोग को समझ में ही नहीं आता था कि जनगणना का मामला क्या है, ये गिनती का मामला क्या है। तब वो लोग कहते रहते थे इससे जातिवाद फैलेगा, कांग्रेस वाले भी कहते थे जातिवाद फैलेगा, बीजेपी वाले भी कहते थे जातिवाद फैलेगा। लेकिन जब हम लोगों ने इसको विस्तार से लोगों को समझाने का काम किया, लोग समझ गए, तो ये नतीजा हो गया कि बड़े पैमाने पर लोग हमारे साथ में संगठित होने लगे। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि वामन मेश्राम साहब के साथ ओबीसी खड़ा हो जाएगा तो देश में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। इसको रोकना पड़ेगा। अगर उधर चला गया तो बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इस देश में तो लंबे समय से ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा ना हो, इसकी ही कोशिश चल रही है। इनको आपस में कैसे लड़ाया भिड़ाया जाए, इसकी ही कोशिश हो रही है। तो क्या किया? एक ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उधर ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री के पास पावर है क्या जनगणना करने का? आज तक नहीं किया। तीसरा कार्यकाल चल रहा है, आज तक नहीं किया। कठपुतली की नाच इसमें बहुत लोगों ने देखी होगी, जो पुराने लोग हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तो उसका जमाना जा रहा था, चला गया। तो कठपुतली नाचते हुए दिखती थी, नचाने वाला नहीं दिखता था। मोदी नाचते हुए दिखते हैं, नचाने वाला आरएसएस नहीं नजर आता है। तो मोदी कठपुतली है और आरएसएस नचाता है। ये बात भी ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है। जब 2024 में झटका लगा, सीटें कम हो गई, 2 बैसाखी पर सेंट्रल गवर्नमेंट खड़ी हो गई, एक नीतीश कुमार की बैसाखी, एक चंद्रबाबू की बैसाखी, तो आरएसएस के लोगों की आंख खुली। सोचा क्या हो गया? तो पता चला ये संविधान का मुद्दा, लोकतंत्र का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा, इसने चुनाव हरवा दिया। कहा इसका जल्दी से जल्दी कुछ करो। तो आरएसएस के लोगों ने मीटिंग किया और कहा कि जाति जनगणना हम करना चाहते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आरएसएस माँ बाप है, वो कुछ कहेगा तो इधर कुछ होगा बीजेपी में, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये जितने मंत्री सूट पहन के घूम रहे हैं ना अलग अलग जाति के,
इनको अलग अलग जाति में क्यों दौड़ाया जा रहा है? तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे बिरादरी के लोग वोट दे दे, और जब कोतवाली में मामला फंसता है तो मंत्री का कोतवाल नहीं सुनता है। ऐसा अनुभव आप लोगों को भी होगा, कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहे हैं। तो आरएसएस ने कहा जनगणना से हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बड़ी चालाकी है। जनगणना से ऐतराज नहीं है, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे कांग्रेस का गला फंस गया था तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया मगर रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया, वैसे तुम्हारा भी गला जब बहुत फंस जाए कर लेना, मगर घोषित मत करना। अच्छा, जब घोषित होगा तो राजनीतिक आदमी राजनीतिक इस्तेमाल करेगा, सामाजिक आदमी सामाजिक इस्तेमाल करेगा, जिसको आर्थिक आंकड़ों की जरूरत है वो आर्थिक रूप से उन आंकड़ों का इस्तेमाल करेगा, जिसको जैसी जरूरत है वैसा इस्तेमाल करेगा। तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यही साजिश है कि आंकड़े नहीं आना चाहिए। पहले तो करना ही नहीं है, और अगर गला इतना दब जाए कि करना पड़े तो आंकड़े घोषित नहीं होने चाहिए। इसलिए कहा कि उधर पहाड़ों से थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे और 27 में उसको शुरू किया जाए, ताकि कई राज्यों का चुनाव निकल जाए, फिर उसके बाद 29 का चुनाव आ जाए, फिर मामला खत्म हो जाएगा, फिर अगले देखा जाए। तो ये सारी साजिश चल रही है। एक तरफ तो ये साजिश चल रही है, दूसरी तरफ आजकल राहुल गांधी से चाहे जो बोलवा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे जहां जहां तुम्हारी सरकार ने कर दिया क्या? अरे जहां जहां राहुल गांधी की सरकार है कांग्रेस की, वहां पर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कर देते, फिर ये गाना गाते तो लोगों को सुनने में थोड़ा मनोरंजक लगता, थोड़ा अच्छा लगता। जहां सरकार है वहां भी नहीं किया तो ये गाना सुनने में कैसे अच्छा लगेगा? जनगणना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे महिला आरक्षण जब लागू हुआ तो किसकी सरकार थी जब बिल आया महिला आरक्षण का? शरद यादव जी ने संसद में कहा था केवल हिप्पी कट महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होने देंगे, कोटे के अंदर कोटा लागू करना पड़ेगा। तब बिल रुक गई थी, वही बिल फिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया, फिर ओबीसी को कोटा नहीं मिला। और राहुल गांधी ने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया कि कोटे में कोटा ओबीसी को मिलना चाहिए, बल्कि राहुल गांधी ने महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे का मुद्दा दबाते हुए कहा कि मोदी के कैबिनेट में ओबीसी अधिकारी नहीं, मोदी के सचिवालय में ओबीसी अधिकारी नहीं। तो ये धोखेबाजी हो रही। और कुछ लोग जो हमारे जेंटलमैन लोग हैं, वो जेंटलमैन लोगों की आत्माएं भटक रही। कैसे विधानसभा में पहुंचा जाए, कौन सी शरीर में घुस के पहुंच जाए, कैसे लोकसभा में पहुंचा जाए, कैसे राज्यसभा में पहुंचा जाए। तो जो जेंटलमैन लोग हैं वो जेंटलमैन लोग कह रहे अब देश का कल्याण तो राहुल के हाथ में है, अब कांग्रेस ही देश का कल्याण करेगी, यही सच्ची देशभक्त है। ऐसा प्रचार करने का काम कर रहे हैं। लगातार भेड़िया शाकाहारी हो गया, सुनने में बड़ा अच्छा लगता, भेड़िया शाकाहारी हो गया, मगर क्या भेड़िया शाकाहारी होता है? भेड़िया कभी भी शाकाहारी नहीं होता है। और जो ये मूर्खता करते हैं, भेड़िए को शाकाहारी समझने की जो मूर्खता करते हैं और दया करके भेड़िए को चारा देने जाते हैं, चारा साइड में रखता है और उनको ही चारा समझकर खा जाता है, क्योंकि भेड़िया शाकाहारी नहीं होता है, भेड़िया मांसाहारी ही होता है। तो हमें समझने की जरूरत है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस। क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी से सीख लिया। मोदी ने कहा कि 15-15 लाख सबके खाते में डाले, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमे। अरे हवाई चप्पल वाला हवाई चप्पल खरीदने की स्थिति में नहीं है, इतना टाका लगाता उसमें, इतना टाका लगाता, इतना टाका लगाता है, जब तक हवाई चप्पल का धुर्री धुर्री नहीं उड़ जाता, टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते, तब तक टाके पर टाका लगाता रहता है। आज हवाई चप्पल खरीदने की स्थिति में नहीं है, सपना दिखा दिया हवाई जहाज में घूमे। किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी। तो राहुल ने सोचा जब मोदी इतनी बड़ी बड़ी फेंक के 3 बार जीत गया चुनाव, नहीं किया फिर भी जीत गया, तो हम भी फेंक देते हैं, क्या जाता है? तो भुलक्कड़ लोग हैं, तो ये भूल गए होंगे हमने जो किया, तो हम भी फेंक देते हैं, हम आ जाएंगे, हम भी नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे ये लोग? तो दोनों तरफ से फेंका फेंकी चल रही है, कौन कितना
ज्यादा फेंक सकता है, ये फेंकने में कंपटीशन चल रहा है। तो समझने की जरूरत हम लोगों को है कि हम लोगों को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ईवीएम पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मेश्राम साहब ने आंदोलन चलाया, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, वोट चोर गद्दी चोर। हमारे लोग भी खुश हो गए, अरे अब तो राहुल गांधी कह रहा वोट चोर गद्दी चोर। अरे ये कहा कि ईवीएम से चोरी होती है? अरे ये तो बोलता कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम रहेगा, वोटर लिस्ट मान लो 100% सही हो गई और ईवीएम रहेगा, तो ईवीएम के रहते वोट चोर गद्दी कैसे छोड़ेगा? अगर ईवीएम रहेगा तो वोट चोर गद्दी कैसे छोड़ेगा? तो इसका मतलब दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और दोनों मिलकर म्यूचुअल अंडर एक बार 4 जूता वो लगाए तो हम लोग चिल्लाते हैं, और हम चिल्लाते हैं तो दूसरा कहता बहुत गलत कर रहा है, 4 जूता लगा दिया, बहुत गलत कर रहा है, इतना तो नहीं मारना चाहिए। हमको लगता है कि 4 जूता लगाने वाला खराब है और ये जो कह रहा बहुत गलत कर रहा है ये अच्छा है। तो अगले इलेक्शन में हम उसको वोट देते हैं, फिर वो आ जाता है, पहला वाला उसके पास जाता है, उसके कान में बोलता है। आगे अपनी वजह से आगे कि हम 4 जूता इसको लगाए, इसकी वजह से आगे हम 4 लगाए इसलिए गुस्से में थे, और गुस्से में थे तुमको लेकर आए और तुम आ गए। तो एक बात का ध्यान रखना, 4 का 3 मत करना, 2 जूता बढ़ा देना। तो अगला 2 बढ़ा दिया, अब और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे ये तो 6 मार रहा, वो तो 4 ही मार रहा। तो वो 4 वाला फिर प्रचार शुरू करता, अच्छे दिन तो नहीं आए, पुराने दिन ही अच्छे दिन, मतलब 4 जूता खाने तक ठीक था, ये 6 मार रहा है। तो फिर हम लोग क्या करते, अगले इलेक्शन नहीं, हम इसको हटाना है, फिर किसको लाना है, 4 जूता मारने वाले को लाना है। फिर 4 जूता वाले को ले आए, फिर ये 6 वाला गया उसके कान में, कहा तुमने कहा था 6 करने के लिए, इसलिए हमने किया, इसलिए तुम आ गए, अब की 6 का 5 मत कर देना, 2 और बढ़ा देना। तो हर बार हम सरकारें भी बदल रहे हैं, जूते भी बढ़ा रहे हैं, और इस बीच जब हमारा मूल्यवासी बहुजन समाज का कैंडिडेट जाता है, कहता भाई साहब हम भी खड़े हैं। क्यों खड़े हो गए? हमारा आदमी बहुत गुस्से में रहता, कहता क्यों खड़े हो गए? अरे तुम क्यों खड़े हो गए? अब उसको संविधान से लेना देना नहीं होता, कहता संविधान है। और जब कोई आदमी खड़ा हो जाएगा, तुम क्यों खड़े? संविधान ने उसको भी अधिकार दिया है खड़े होने का, तुम क्यों खड़े हो गए? तुम तो वोट काट लोगे। अरे साहब आपने ही कहा था कांग्रेस भी खराब है, बीजेपी भी खराब है, इसलिए हम वोट मांगने चले आए आप क्या, हम भी खड़े हो गए, आपसे प्रभावित हो गए? नहीं, अभी हम बहुत गुस्से में, अभी तुमको वोट नहीं देंगे, अभी हमको हराना है इसको, अगली बार आए। चलो बेचारा मायूस होकर चला गया, वोट नहीं पाया, मायूस होकर चला गया। फिर अगला इलेक्शन आया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, फिर हमारा आदमी अब अगली पार्टी से गुस्से में, कहा क्यों खड़े हो गए, वोट काट लोगे? कहा आपने ही कहा था अगली बार आना, इस बार नहीं देंगे। कहा इस बार हम और ज्यादा गुस्से में हैं, इस बार भी नहीं देंगे। यही चल रहा है, और जब यही चलेगा तो आपका विकल्प कभी खड़ा नहीं होगा, और आप जूते के ऊपर जूता बढ़ाते रहिए, एक को हटाइए दूसरे को लाइए, दूसरे को हटाइए पहले को लाइए, ये आप करते रहिए और आपका विकल्प कभी खड़ा नहीं होगा। तो ये बात समझने की जरूरत है। और इस देश के अंदर आखिरी बात कहकर, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, इस देश में 2 राष्ट्रीय लेवल की ताकत मजबूत है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। इस देश में तीसरी भी एक मजबूत ताकत है, और वो तीसरी मजबूत ताकत बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा की जो ताकत है, वो तीसरी देश की सबसे मजबूत ताकत है। और अगर बहुजनों में बात किया जाए तो बहुजनों में पहले नंबर की सबसे मजबूत ताकत है। और अगर हम लोग चाहें, जो चलो गांव बूथ की ओर जो अभियान चलाने की बात की जाए, अगर हम 15 लाख बूथों तक संगठन बना दे तो ये ताकत देश की पहले नंबर की ताकत बन सकती है। तो इसके लिए हम लोगों को काम करना होगा। हम लोगों को यहाँ कहा जाता है कि कर भैया बल आपनो छोड़ पराइया। अभी हमारे लोग दूसरे से आस लगाए, वो पार्टी वाला तो थोड़ा ऐसे वामन मेश्राम साहब जैसे बोल रहा है, उसको वोट दे दे, वामन मेश्राम को क्यों दे? नहीं, वो भी तो थोड़ा वामन मेश्राम जैसे
उसको दे दें, इनको क्यों दे? नहीं, वो भी तो थोड़ा आपको पता नहीं है कि वामन मेश्राम की बोली इसीलिए बोली जा रही है ताकि हम भ्रमित होकर वामन मेश्राम के साथ में खड़े हो और आपको मूर्ख बनाकर आपका वोट लिया जाए और आपकी ताकत देश में ना खड़ी हो तो आपके हक अधिकार समाप्त कर दिए जाए। इसलिए अब जरूरत है देश में हमें अपनी ताकत निर्माण करने की जरूरत है। सड़े हुए अनाज की जरूरत नहीं है, कोई गाड़ी घोड़ा लगाकर आए हुए लोग नहीं, ये स्वप्रेरणा से आए हुए लोग हैं। मुट्ठी भर सड़े हुए अनाज की जरूरत, घोड़े भर सड़े हुए अनाज की जरूरत नहीं है, मुट्ठी भर अंकुरित होने वाले अनाज की जरूरत है। और वो अंकुरित होने वाले अनाज आगे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से जाने के बाद अपने जिले का जितनी विधानसभा है